जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और आप जान लीजिए कि आपके पास बहुत कम समय अब दिन रह गए हैं एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, एग्ज़ाम आपको पता है कि कब है, 13 दिसंबर को। और आप देखेंगे तो आप मान के चलिए आपके पास 10 दिसंबर तक का टाइम है। आप 11-12 छोड़ दीजिए, 13 को तो आपका एग्ज़ाम है ही। तो 2 दिन आप छोड़ दीजिए आपको खुद के रेस्ट के लिए। बहुत सारी चीज़ ऐसे होते हैं जो लास्ट मिनट में ही रिवीजन किया जा सकता है सर, तो वो आप वहाँ छोड़ दीजिए। आपके पास बहुत कम दिन रह गए हैं, इस चीज़ का ध्यान में अच्छे से रखेंगे। और ये जो प्रखर बैच डेली अपलोड होता है, इसे आप कैसे भी करके एक दिन देखिएगा ही ज़रूर। ठीक है, जब भी अपलोड होता है तो आप कोई भी समय निकाल के दिन भर में इसे आधे घंटे का ये वीडियो होता है, आप इसे देख लीजिए 1.5 की स्पीड से या 2 की स्पीड से, या आपको जैसे अच्छा लगे आप इसे देखिए। साथ ही साथ जो भी मैंने बुक बताया है आप उसे पढ़िए, या आपके पास अगर पहले से कोई स्ट्रैटेजी है या पहले से आप किसी चीज़ को फॉलो करते हैं तो आप उन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन मकसद ये होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम निकलना चाहिए। जितने भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, मेन मोटिव यही है कि आपका एग्ज़ाम कैसे भी करके निकले, क्योंकि पोस्ट इसमें बहुत ज़्यादा है। तो आप समझिए कि आपका फाइट जो है बहुत ही कम होगा इस बार। या आप ये मत समझिए कि आपके पास जैसे सीट कम है, नहीं, सीट इस बार ज़्यादा है। तो आपको ये भी जान लीजिए कट ऑफ जो है बहुत हाई नहीं जाने वाला है। कट ऑफ एक अच्छे स्कोर का रहेगा और कम ही जाएगा। और आपका जो फाइट होगा ना, वो ज़्यादा बच्चों के बीच में नहीं होगा। ठीक है, आप इस चीज़ का भी ध्यान में रखेंगे तो ये एक पॉजिटिव चीज़ अपने माइंड में लेके चलिए कि एग्ज़ाम में पोस्ट ज़्यादा है और आपका फाइट जो है बहुत ज़्यादा बच्चों के बीच में नहीं होना है, कम कम बच्चों के बीच में होना है। तो निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। हाँ, ये कब 100% कन्फर्म होगा, जब आप बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे तब, चीज़ों को आप रिविज़न करेंगे तब। ठीक है, जो बेसिक चीज़ है, जैसे कि साइंस हो गया, आपके हिस्ट्री हो गया, उसके बाद पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। इन चार ये आपका होगी। ये जो स्टैटिक पोर्शन हो गया, करंट में आपको ये पता है कि बिहार से और इंटरनेशनल और नेशनल से कितने करंट अफेयर्स आते हैं। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए कि सबसे ज़्यादा पोर्शन कहाँ से आता है। आप उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे। साथ ही साथ उसके घटना चक्र को भी पढ़ेंगे। जैसे आप हिस्ट्री के बारे में मैं बता दूँ, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया और आपका ज्योग्राफी हो गया, इनके घटना चक्र को भी आपको लास्ट मोमेंट में देखना है। बाकी आप जो इसका बुक, जो ओरिजिनल बुक है, वो आप तो पढ़ते ही हैं, कोई बात नहीं, लेकिन लास्ट मोमेंट में जैसे कि आप 1 से 2 दिन में आप मॉडर्न इंडिया का जो हिस्ट्री होता है पूरा बुक, आप उसे ख़त्म कर सकते हैं। मॉडर्न, मिडिवल और एंशिएंट आप ख़त्म कर सकते हैं एक दिन में। बहुत बच्चों ने ऐसा किया भी है। वो भले ही 800 पेज का, लेकिन आपको सिर्फ उसका आंसर को याद करना है। तो इस चीज़ को अच्छे से आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है, चलिए आज देखते हैं क्या है। तो आज आपका होगा डे 25। यहाँ देख लीजिए, डे 25 में आपका क्या होने वाला है, तो मिडिवल हिस्ट्री होने वाला है। और इसमें क्या टॉपिक दिए गए इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। डे 25 में होगा आपका दिल्ली सल्तनत, 26 में होगा विजयनगर और ब्रह्मणी साम्राज्य, 27 में होगा मुगल काल, 28 में होगा उत्तर मुगल प्रशासन, वास्तुकला और चित्रकला। यानी कि टोटल 4 दिन में आपका ये मिडिवल जो है वो फिनिश हो जाएगा। आज का टॉपिक क्या है उसे देख लीजिए। तो आज का टॉपिक आपका है दिल्ली सल्तनत। चलिए इसे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, मध्यकालीन भारत के इतिहास के संबंध में सूची 1 को 2 से आपको मिलान करना है। पुस्तक है और उसके लेखक दिए गए हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ताज उल नासिर किसने लिखा है, तो आंसर हो जाएगा हसन निज़ामी ने। ये हो जाएगा आपका हसन निज़ामी ने। आगे है तबकात ए नासिरी, इसका आंसर हो जाएगा आपका मिनहाज उस सुराज, यानी कि आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा तारीख ए फिरोज शाह, आंसर हो जाएगा इसका ये बरने। लास्ट हो जाएगा आपके लिए फवाद उल फुवाद, इसका आंसर हो जाएगा हसन सज्जी दिलवी, ये आपका 4th हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। मलफूजात किस प्रकार का ग्रंथ है, आंसर हो जाएगा ये आपका सूफी ग्रंथ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य के बारे में आपको बताना है। इसमें दोनों ही सत्य दिए गए, यानी कि जुनराज ने कृताजुनियम तथा श्रीकंठ चरितम पर ललित टीकाएं लिखी हैं और सही है। दूसरा है उन्होंने द्वितीय राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आपको इसमें किताब है, उसके लेखक क्या है, आपको उसमें मिलान करना है। तो यहाँ देख लीजिए, चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि फतवा ए जहांदरी, ये हो जाएगा इसका आंसर। लास्ट इसका आंसर हो जाएगा बरने। यहाँ हो जाएगा ए का 4 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बरने। आगे देखते हैं तुगलक नामा, इसका आंसर दिया गया है 3, यानी कि अमीर खुसरो, यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखेंगे किताब उल रेहला, इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी कि इब्न बतूता, ये हो जाएगा। आगे देखेंगे किताब उल हिंद, यानी कि 1 हो जाएगा अल बरूनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है इंडियन एट द डेथ ऑफ अकबर एंड इकोनॉमिक स्टडी, ये किसने लिखा है, आंसर हो जाएगा WH मोरलैंड ने। ये आंसर आपका सही है।
क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत सम्मिलित किए जाते हैं। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, यानी कि विदेशी जातियाँ, यहाँ देखेंगे विदेशी जातियाँ, प्राचीन क्षत्रियों के वंशज और अग्निकुंड के द्वारा उत्पत्ति और ब्राह्मणों से उत्पत्ति, ये सभी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, निम्न युगों में से असत्य कौन सा, आपको वो बताना। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गढ़वाल हो जाएगा, मेवाड़, ये आपका गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का आपको चयन करना है। आंसर दिया गया है सी, यानी कि प्रथम मुस्लिम आक्रमण के समय गुजरात क्षेत्र पर चालुक्य वंश का शासन था। उस समय चालुक्य का नहीं था, इसमें गुर्जर दिया गया है, वो था। आगे चलते हैं, यहाँ देख लीजिए, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। सूची 1 को 2 से मिलान करना, वंश है और उसके संस्थापक दिए गए हैं। तो आप यहाँ देख लीजिए, ये पूरा और भी ज़्यादा दिया गया है, यहाँ देख लीजिए, गढ़वाल हो जाएगा चंदेव हो जाएगा, और गुर्जर प्रतिहार हो जाएगा नागभट्ट प्रथम, परमार हो जाएगा आपका कृष्णराज या उपेंद्र राज, चालुक्य हो जाएगा या सोलंकी हो जाएगा आपका मूलराज प्रथम, चौहान वंश हो जाएगा वासुदेव, और चंदेल वंश हो जाएगा आपका नुन्नुक। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का आपको चयन करना है। आंसर हो जाएगा 3, और यानी कि सी हो जाएगा, यानी कि जयसिंह सिद्धराज यानी कि चालुक्य वंश के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र रहते थे, ये आपका गलत दिया गया है, सॉरी, इसका आंसर डी दिया गया है। इसमें दिया गया है तथा असत्य कथन का आपको चयन करना, इसमें आंसर दिया गया है डी, यानी कि मुढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण परमार वंश के राजाओं के शासनकाल में हुआ, ये आपका ये होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ये हो जाएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा कूटों के माध्यम से सत्य कथन का आपको चयन करना है। यहाँ पे आंसर दिया गया सी, यानी कि 1, 3 और 4, यानी कि 2 छोड़ के सभी आपके सत्य हैं। यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कहाँ थी, उज्जैन। आगे है चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी, तो अहिलवार थी। आगे चौहान वंश की राजधानी कहाँ थी, अहिछत्र थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा उपयुक्त में से कितने कथन सत्य दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा सभी 4 जो है सत्य है, यानी कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे, जिसकी राजधानी कहाँ थी, तो मान्यखेत थी। आगे है इनका संघर्ष पूर्व चालुक्य, पल्लवों तथा पांडवों के खिलाफ चलता रहा। आगे है राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष को कन्नड़ के काव्य शास्त्र पर पहली पुस्तक लिखने का श्रेय दिया जाता है, और कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश का अंतिम प्रतापी राजा था। ये चारों आपके सही दिए गए हैं। 13 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का आपको चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि धंगदेव परमार वंश का शासक था, जिसने प्रयाग के संगम पर जल समाधि ली थी। इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, कथन बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें जो है ए जो है गलत है, लेकिन आर सही है। क्या सही है वो चीज़ देख लीजिए। सिर्फ पाल वंश की स्थापना गोपाल द्वारा किएगा, ये केवल सत्य है, बाकी जो है वो आपका गलत है। आगे 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उक्त में से बताना है कौन से कथन सत्य दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 2 जो है आपका सत्य है। क्या है, तो हर्षवर्धन की मृत्यु, यहाँ देखेंगे, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कश्मीर का शासक ललितादित्य के कुछ समय तक पंजाब और कन्नौज पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ये आपका सही दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। आंसर हो जाएगा 3 और 4, यानी कि पाल शासक बौद्ध मत के संरक्षक थे और पाल शासकों ने ब्राह्मणों को खूब दान दिया था, ये दोनों सत्य है। आगे 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। आंसर दिया गया है डी, यानी कि 1 और 2 सत्य है। क्या सत्य है, तो चोल साम्राज्य 4 मंडलों प्रांतों में बांटा गया था, और चोलकालीन अभिलेखों में से हमें ग्राम शासन की 2 सभाओं का ज्ञान होता है, जिसे उर तथा महासभा कहा जाता था। दोनों आपके सत्य हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 18, कथन बताना है क्या सही है और क्या गलत। इसमें दोनों ही सत्य दिए गए हैं, ये होगा। क्या दिया गया है देखिए, तो पश्चिम एशिया और मध्य एशिया की घटनाएं अक्सर भारत को प्रभावित करती रही थी तथा 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच भारत में घुसपैठ के कारण बने, क्योंकि 9वीं शताब्दी के अब्बासी राजवंश के खंडर पर अनेक महत्वाकांक्षी राजाओं का उदय हुआ था। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें बताना है कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो इसमें ए जो है गलत दिया गया है, लेकिन आर सही है, ये आपका सही दिया गया है। क्या देख लीजिए, तो राजपूत समाज का आधार कुल यानी कि क्लान था। हर कुल अपने आप को एक साझे वास्तविक तथा काल्पनिक पूर्वज की संतान मानता था, ये आपका सत्य दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20, पृथ्वीराज रासों के लेखक कौन है। आंसर हो जाएगा आपका चंद बरदाई।
आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस या किन राजा राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि दूसरा और चौथा क्या है, तो गोपाल है और आपका है नंदीवर्मन, गोपाल और नंदीवर्मन। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कितने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? आंसर हो जाएगा आपका दंती दुर्ग। 23 देखेंगे, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे कौन थे? आंसर हो जाएगा पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। यहाँ पे पाल, गुर्जर और आपका राष्ट्रकूट दिया गया है। 2 3 4 ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसने निरूपित किया था? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जलसच यानी कि वाटर झील। सी आपका सही है। 25 देखेंगे, कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? आंसर हो जाएगा सुल्तान जैनुल अबुद्दीन। ये आपका बीपीएससी में रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। और जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे ना, आपके दिमाग में रिकॉल होना चाहिए कि क्या ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, कहीं किसी भी एग्जाम में आया है, तो आप क्लिक होना चाहिए हाँ ये बीपीएससी में आ चुका है, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन भी आते हैं, आपको ध्यान में रखना है। चलिए 26 देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी कि भारत पर हमला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 में हुआ था। किसने किया? अरबों ने। 27 देखेंगे, चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? आंसर हो जाएगा अरोड़। क्या हो जाएगा? अरोड़। आगे है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित नामों को क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें व नीचे से दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको प्राप्त करना है। आंसर हो जाएगा 2 3 1 4, यानी कि बी आपका सही है। पहले क्या हो जाएगा? 2, यानी कि महमूद गजनवी हो जाएगा पहला नंबर पे, उसके बाद हो जाएगा आपका मोहम्मद गोरी दूसरा नंबर पे, तीसरा आपका दिया गया है चंगेज खां और लास्ट हो जाएगा आपका तैमूर 4 नंबर पे। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का आपको चयन करना है। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अल्पतगीन भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक था। यहाँ पे ये आपका गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, महमूद गजनवी ने किस वर्ष सोमनाथ पर आक्रमण किया? आंसर हो जाएगा 1025। कब कितनी बार? 17 बार। आगे चलते हैं 31, गलत कथन का आपको चयन करना है। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गुजरात पर गोरी का आक्रमण वर्ष 1178 यानी कि भीम द्वितीय की पराजय, ये आपका गलत दिया गया है। क्वेश्चन 32 है, मोहम्मद गोरी के दासों के संबंध में निम्नलिखित युग में से मिलान करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए डायरेक्ट इसका आंसर को आप देखिए क्या दिया गया, ताजुद्दीन यालदौज यानी कि गजनी से रिलेटेड है। कुतुबुद्दीन ऐबक किससे है? तो लाहौर दिल्ली से। नासरुद्दीन कुब्चा किससे है? मुल्तान का था। और बख्तियारुद्दीन खिलजी किससे है? तो आपका बंगाल से रिलेटेड है। 33 है, भारत में पहली बार जजिया कर किसने लगाया? आंसर हो जाएगा आपका अरब ने। किसने? अरब ने। आगे है, गुलाम वंश के शासकों को क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कौन था। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पहले 1 था। क्या था इसका? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। उसके बाद आपका 5 हो जाएगा रजिया सुल्तान। उसके बाद आपका हो जाएगा बहराम शाह। उसके बाद आपका हो जाएगा अलाउद्दीन महमूद शाह। उसके बाद हो जाएगा मौजूद्दीन कैकुकबाद। आप इसे देख लीजिएगा, मैंने आंसर आपको बता दिया है। चलिए और यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे के बारे में डेट भी दिया गया है। इसके आप अच्छे से जब मैं आपको दूंगा पीडीएफ आप इसे देख लीजिएगा। आगे चलते हैं 35 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कितने कथन सत्य है। आंसर हो जाएगा इसमें सभी जो है सत्य दिए गए हैं। क्या है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश की स्थापना की। किसकी? कुतुबी वंश की। और इल्तुतमिश ने शमसी वंश की स्थापना की। यहाँ पे देखेंगे शमसी वंश। और बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की। ये तीनों ही सत्य दिए गए हैं। 36 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में गलत है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गयासुद्दीन मोहम्मद से दास मुक्ति पत्र प्राप्त करने के पश्चात सुल्तान की उपाधि धारण की। ये आपका गलत दिया गया है। 37 देखेंगे, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ये एक मस्जिद है। 38 देखेंगे, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि चौगौन की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। ये डी आंसर आपको यहाँ पे सत्य है। 39 देखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात सुल्तान कौन बना? आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि आराम शाह, यानी कि बी आंसर आपका सही है। 40 देखेंगे, इल्तुतमिश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना सत्य कथन का आपका कौन सा है। आंसर हो जाएगा 1 3 और 4 सत्य है, बाकी 2 आपका गलत है। तो भारत में तुर्क शासन का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश को ही माना जाता है और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है।
फोर्थ है आपका, इसी के शासनकाल में गुलाम कुबचा ने स्वयं को मुल्तान का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। 41 देखेंगे, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के शासनकाल के समय। 42 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। आंसर हो जाएगा केवल एक ही आपका सत्य है, यानी कि इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वाजिरब्बम युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। आगे थे 43, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। आंसर हो जाएगा मलिक जनी को। आगे थे 44, निम्नलिखित में से कौन से कार्य इल्तुतमिश के से संबंधित नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गुप्तचर प्रणाली का प्रारंभ ये किसने किया था, तो बलबन ने से स्टार्ट किया था। 45 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन का चयन करना है। इसमें कोई भी असत्य नहीं है, दोनों ही सत्य है। देख लीजिए, एकता व्यवस्था सभी सैनिक तथा गैर सैनिक अधिकारियों दोनों के लिए उपलब्ध थी और इस व्यवस्था के अंतर्गत नकद वेतन के बदले भूमि प्रदान की जाती थी। 46 है आपका, मध्यकालीन भारत की महिला शासिकाओं को उनके कर्म के अनुसार आपको बताना है। पहले कौन आपको वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का बी, यानी कि 2134। पहले कौन है, तो रजिया सुल्तान है सबसे पहली है, आपको पता ही है। उसके बाद हो जाएगा आपका रानी रुद्रम, उसके बाद आपका हो जाएगा आपका रानी दुर्गावती, लास्ट हो जाएगा चंदी बीबी सुल्तान। 47 देखेंगे, किस सुल्तान के शासनकाल में नायाब ए ममलिकात का पद बनाया गया। आंसर हो जाएगा बहराम शाह। 48 है, बलबन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है। इसमें कोई भी असत्य नहीं है, सारे सत्य है। यानी कि नासिरुद्दीन मोहम्मद द्वारा उसे उल्गू खां की उपाधि प्राप्त हुआ और नौरोज उत्सव को भारत में प्रारंभ किया किसने, तो बलबन ने। आगे देखेंगे, रक्त एवं लौ की नीति का प्रतिपादन किसने किया, तो बलबन ने ही किया था। आगे है 49 नंबर क्वेश्चन, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की किसकी। आंसर हो जाएगा जिले लाही, यानी कि सुल्तान टाइप का। 50, वो प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ किंगशिप की राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के सम्मान प्रतिपादन किया था। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी, यानी कि क्वेश्चन है बलबन ने। 51 है, कथन बताना है कौन सही है और कौन सा गलत है। इसमें ए होगा, यानी कि दोनों ही सत्य है। बलबन ने फारसी परंपरा सजदा तथा पैबोस प्रथा प्रारंभ की क्योंकि वह अन्य अमीरों की तुलना में सुल्तान का पद मजबूत तथा सुरक्षित रखना चाहता था, इसी कारण से। 52 देखेंगे, इसमें आपको बताना है क्या सही है और क्या गलत। इसमें भी दोनों ही सत्य दिए गए हैं, यानी कि बलबन ने रक्त और तलवार यानी कि लौ और रक्त की नीति को अपनाया क्योंकि बलबन ने शासनकाल में दिल्ली के आसपास और दोआब के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब थी, इस कारण से। 53 देखेंगे, मंगोल से भारतीय क्षेत्र को वास्तविक खतरा किस कालखंड में पहली बार उत्पन्न हुआ था। आंसर हो जाएगा 13वीं शताब्दी का तीसरा दशक। आगे है 54, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश के शासक किस मूल के थे। आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि कौन थे, तो तुर्क अफगान थे ये। 55 देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित अभियान पर विचार करें और उपयुक्त अभियानों का सही क्रम क्या है। आंसर हो जाएगा आपका 55 का डी, यानी कि पहले होगा सी, यानी कि रणथंबोर अभियान। यहाँ देखेंगे रणथंबोर अभियान, उसके बाद हो जाएगा आपका चित्तौड़ अभियान, उसके बाद हो जाएगा आपका वारंगल अभियान। आगे देखेंगे 56 कथन बताना है। इसमें दोनों ही सत्य है, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति को लागू किया क्योंकि अलाउद्दीन के काल में मंगोल आक्रमण का खतरा सबसे अधिक बढ़ गया था। 57 देखेंगे, इसमें भी आपको बताना है कौन सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें केवल एक ही सही है ऊपर वाला, यानी कि अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, ये सत्य है। 58 देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रामचंद्र देव। आगे देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। 60 नंबर क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। आंसर हो जाएगा आपका खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। 61 देखेंगे, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी। आंसर हो जाएगा खिलजी ने। 62 है हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। आंसर हो जाएगा तीनों, यानी कि यह प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया और इसने प्रथम बार दाग तथा हुलिया पद्धति प्रारंभ किया और यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने दोआब क्षेत्र में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि की पैमाइश के आधार पर किया था। 63 है,
अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व व्यवस्था में सुधार के लिए निम्न में से कौन से कदम उठाए थे? इसमें हो जाएगा सभी, यानी कि भूमि अनुदान की भूमि को खालिसा भूमि में तब्दील कर दिया और भू राजस्व के मध्यस्थों की भूमि पर कर लगा दिया। आगे है भू राजस्व के निर्धारण के में औसत उत्पादन को आधार बनाया। आगे देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, यानी कि गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। आगे देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन, किसके शासनकाल में तैमूर का आक्रमण भारत पर हुआ था? आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन मोहम्मद के समय में। 66 है, जब उसने राजस्व यानी कि किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? आंसर हो जाएगा मोहम्मद तुगलक के लिए कहा है। 67 हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के समय में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। उपरोक्त में से कितने कथन सत्य है? सभी सत्य हैं, यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना किया, सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया, इसके काल में अंतिम मंगोल आक्रमण हुआ, या पहला शासक था जिसने होली के त्यौहार में भाग लिया? एमबीटी ने, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने। 68 हो जाएगा एमबीटी के प्रयोगों में क्या शामिल था? आंसर हो जाएगा 1 2 और 3, यानी कि राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और कृषि सुधार, तीनों। आगे देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन, वह पहला शासक कौन था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का संस्कृत में से फारसी में अनुवाद करने के लिए कदम उठाए थे? आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। आगे देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था। आपका डी आंसर यहाँ पे सत्य हो जाएगा। 71 है, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, वो कौन था? आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। 72 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक ने। आपका हो जाएगा बी। आगे देखेंगे 73, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। 74, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? आंसर हो जाएगा नासिर उद दीन मोहम्मद, यानी कि आपका सी आंसर आपका सही हो जाएगा। 75, फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कथन सत्य के बारे में। तो दूसरा को छोड़ के बाकी सभी सत्य हैं, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा। यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने संतों की मज़ारों पर इबादत के लिए मुस्लिम स्त्रियों के जाने पर रोक लगा दी थी, और वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों के संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराने के लिए कदम उठाए, और फिरोज शाह तुगलक को सार्वजनिक निर्माण के लिए भी याद किया जाता है। आगे है 76, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? आंसर हो जाएगा सैयद डायनेस्टी, यानी कि बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, सैयद। 77 है, सैयद वंश के शासकों को उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे देख लीजिए, खिज़्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। आगे 78 नंबर क्वेश्चन, मध्यकाल में शासन करने वाला एकमात्र शिया वंश कौन सा था? आंसर हो जाएगा सैयद वंश। 79 है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बहलुल खान लोदी, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोदी। आपका सी आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। 81 देखेंगे, निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया? नीचे दिए गए कूट से आपको सही बताना है। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पहले 4 क्या है, तो पहले गुलाम, उसके बाद हो जाएगा आपका खिलजी, उसके बाद हो जाएगा आपका सैयद, उसके बाद आपका हो जाएगा लोदी। आगे चलते हैं 82 के पास, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ? आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि इब्राहिम लोदी। 83 देखेंगे, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना क्योंकि? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, इस कारण से। 84 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कथन सही बताना है। आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी कि दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को क्या कहते थे? आमिल कहते थे, आमिल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 85 की ओर,
निम्नलिखित युग में से कौन सा सही रूप में सम्मिलित है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दीवान ए बंदगान हो जाएगा फिरोज तुगलक से ये संबंधित है। 86 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 3 और 4, खराज, उश और मुक्तई। 87 देखेंगे, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? आंसर हो जाएगा चौधरी। 88, जवाबीद का संबंध किससे था? आंसर हो जाएगा राज्य कानून से। 89, सल्तनत काल में फवाजील का अर्थ क्या था? आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि हाँ सी होगा, यानी कि इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी सी दिया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित पर विचार करना है और सही क्रम आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा बी, पहले हो जाएगा 3, यानी कि कुतुब मीनार, उसके बाद हो जाएगा आपका तुगलकाबाद किला, उसके बाद हो जाएगा लोधी गार्डन और लास्ट में हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। 91 देखेंगे, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और इन घटनाओं का सही क्रम क्या है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पहले आपका हुआ है आपका कुतुब मीनार का आपका निर्माण हुआ पहले, उसके बाद आपका फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई है, उसके बाद आपका हुआ है पुर्तगालियों का भारत का आगमन हुआ है, उसके बाद हो जाएगा विजयनगर के कृष्णदेव राज का शासनकाल। 92 देखेंगे, मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टिकल पदनाम किन के लिए प्रयुक्त होता था? आंसर हो जाएगा ग्राम के मुखिया के लिए। आगे 93 है, सूची को 2 से मिलान करना है। सल्तनत कालीन विभाग है और उसके कार्य दिए गए हैं, तो इसके आंसर को आप नीचे देख लीजिए। यहाँ पे दिया गया है दीवान ए बंदगान, यानी कि हो जाएगा दास विभाग, किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया। दीवान ए ईसा हो जाएगा राजकीय पत्राचार हो जाएगा। दीवान ए अर्ज हो जाएगा सैन्य विभाग और दीवान ए रिसालत हो जाएगा धार्मिक प्रबंधन। आगे देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की इकाइयों को ऊपर से नीचे क्रम में आपको सही रूप में प्रदर्शित करना है? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सूबा, सिख, परगना और गांव। ये आपके चारों सत्य दिए गए हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95, सूची को 2 से मिलान करना है। सल्तनत कालीन पद हैं और उसके कार्य दिए गए हैं, तो इसका आंसर यहाँ देख लीजिए। हो जाएगा मुकद्दम हो जाएगा मुखिया, खूत हो जाएगा भूस्वामी, आमिल हो जाएगा परगने का प्रमुख और बरीद हो जाएगा जासूस। 96 देखेंगे, कथन बताना है कौन सही है और कौन सा गलत। यहाँ पे केवल एक ही सत्य है, यानी कि सल्तनत काल राज्य के प्राकृतिक औपचारिक अर्थ में इस्लामी था, ये सत्य है। 97 देखेंगे, सल्तनत कालीन अधोलोकित करों को सुमिलित करना है आपको, तो यहाँ पे देख लीजिए डायरेक्ट इसका आंसर को देखिए आप। यहाँ पे हो जाएगा घड़ी, ये किससे है? तो मकान पर लगने वाला कर, घड़ी। जजिया हो जाएगा गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर। जकात हो जाएगा इस्लाम के विकास के लिए लगने वाला कर, जकात। चराई हो जाएगा मवेशियों पर लगने वाला कर और खम्स हो जाएगा जिहाद के सैनिकों द्वारा लूट का माल, इस पर होता था। 98 देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक नियंत्रण के प्रभावी के संबंध में क्या सत्य है? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आमिर वर्ग का दरवाज़ा और तुर्कों एवं भारतीय मुसलमानों के लिए खोल दिया गया। राजनीति को धर्म से पृथक किया गया और ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन का विस्तार किया गया। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, कथन बताना कौन सा सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, ए कथन है, ए सही है, आर गलत है। तो सही क्या है? तो अलाउद्दीन खिलजी की दक्कन नीति मोहम्मद बिन तुगलक की तुलना में ज़्यादा सफल थी, एक सत्य है। आगे क्वेश्चन 100, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि फिरोज शाह तुगलक। यहाँ पे आपका ए आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, चलिए कल का टॉपिक क्या है देख लीजिए। तो कल का टॉपिक होगा विजयनगर और ब्राह्मणी साम्राज्य, सूफी और भक्ति आंदोलन, आपके ये कल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज तक इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि भी उनको इस चीज़ का लाभ मिल सके। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कीजिए, नीचे लिंक दिया गया है, आपको वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा। किसी दिन PDF नहीं मिल पाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया कीजिए, जिसका भी PDF चाहिए मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करा दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।